नमस्ते। स्रोत सामग्री के इस गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक आधुनिक राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट का विचार 19वीं सदी के दौरान एक बेहद खूबसूरत यूटोपियन सपने से शुरू होकर एक जटिल और विरोधाभासी यथार्थ में बदल गया। आज दुनिया भर में जो अलग अलग देश और बॉर्डर्स हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए साथ मिलकर समझते हैं। चलिए सीधे इस खूबसूरत विजन में गहराई से उतरते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने एक बहुत ही जीवंत और परफेक्ट दुनिया का सपना देखा था। इस कल्पना में यूरोप और अमेरिका के लोग, चाहे वो किसी भी उम्र या क्लास के हों, स्त्री हों या पुरुष, सब एक लंबी कतार में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने अपने झंडों के साथ स्वतंत्रता की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक ऐसा सपना था जहां पूरी दुनिया लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो, जहां हर इंसान स्वतंत्र हो। लेकिन यहाँ जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है नीचे जमीन पर बिखरा हुआ मलबा। ये कोई आम पत्थर या कचरा नहीं है, ये पुराने निरंकुश राजतंत्रों और तानाशाही साम्राज्यों के मुकुट और राजदंड जैसे प्रतीकों के टूटे हुए टुकड़े हैं। मतलब इस लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय सपने को हासिल करने की कीमत बहुत बड़ी थी, और वो कीमत थी उन पुरानी असीमित सत्ता वाली क्रूर संस्थाओं को हमेशा के लिए नष्ट करना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राष्ट्र को परिभाषित करना, सीमाओं के पीछे का दर्शन। आधुनिक सीमाओं के खींचे जाने से बहुत पहले उस जमाने के विचारकों के लिए एक राष्ट्र का वास्तव में क्या मतलब था? इस सवाल का सबसे बेहतरीन और गहरा जवाब फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में दिया था। रेनन का साफ कहना था कि एक राष्ट्र सिर्फ इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि कुछ लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही धर्म मानते हैं या एक ही नस्ल के हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय एक राष्ट्र एक लंबे, साझा वीरतापूर्ण इतिहास का नतीजा होता है। इसमें शामिल होते हैं महान लोग, अतीत का गौरव और सबसे जरूरी चीज साझा त्याग और निष्ठा। यह वर्तमान में एक साथ मिलकर रहने की एक मजबूत इच्छा से बनता है। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट, यानी एक ऐसा सीधा मतदान जहां लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। रेनन ने एक राष्ट्र के अस्तित्व को एक दैनिक जनमत संग्रह कहा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सच्चे राष्ट्र को अपने नागरिकों की लगातार सक्रिय सहमति चाहिए होती है। कोई भी राष्ट्र किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। यह वो है जिसे लोग हर रोज चुनते हैं। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, फ्रांसीसी क्रांति की चिंगारी, एक सामूहिक पहचान का निर्माण। चलिए समय में थोड़ा पीछे 1789 की ओर चलते हैं, जहां पहली बार इस सामूहिक पहचान को एक शक्तिशाली रूप दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्षेत्रीय दूरियों को मिटाने और एक मजबूत पहचान बनाने के लिए रातों रात बड़े प्रशासनिक कदम उठाए। सत्ता अब राजा के हाथ से निकलकर आम नागरिकों के हाथों में आ गई थी। ला पैट्री यानी हमारी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक, ये नए और क्रांतिकारी विचार पेश किए गए। पुराने शाही झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा झंडा फहराया गया। पूरे देश के लिए एक ही असेंबली बनी, समान कानून लागू हुए और पेरिस की फ्रेंच भाषा को पूरे राष्ट्र की एक साझा भाषा बना दिया गया। फ्रांस में जो ये उथल पुथल हो रही थी, उसकी खबर जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। 1798 के इस जर्मन पंचांग के कवर को ही देख लीजिए, जो बास्तील के पतन को दिखा रहा है। फ्रांस के ये क्रांतिकारी विचार अब यूरोप के बाकी हिस्सों में जैकोबिन क्लबों के जरिए पहुंचने लगे। इस चिंगारी ने छात्रों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में एक नई जान फूंक दी। फ्रांस की सेनाएं अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रही थीं, बल्कि वो राष्ट्रवाद के इस नए आइडिया को सीमाओं के पार ले जा रही थीं। लेकिन इतिहास कभी भी इतना सीधा नहीं होता। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। नेपोलियन का विरोधाभास, मुक्तिदाता या शोषक। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत इसका सबसे बेहतरीन और जटिल उदाहरण है। सच कहूं तो नेपोलियन का शासन एक क्लासिक पैराडॉक्स है। एक तरफ उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने 1804 की नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा किया और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया। सामंतवाद का अंत हो गया। ये सब सुनने में बहुत आधुनिक लगता है ना? लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। इसका साम्राज्यवादी यथार्थ बहुत कड़वा था। भारी टैक्स,
कड़ी सेंसरशिप और युद्धों के लिए फ्रांसीसी सेना में लोगों की जबरन भर्ती। शुरुआत में जिन फ्रांसीसी सेनाओं को हीरो माना गया था, जल्द ही लोग उनसे नफरत करने लगे। ये पूरा विरोधाभास इस एक दृश्य से बिल्कुल साफ हो जाता है। जर्मनी के ज़्वाइब्रुकन शहर में फ्रांसीसी सेना के कब्जे का ये नज़ारा देखिए। यहाँ एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा है, लेकिन उस पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक जर्मन संदेश लिखा है, हमसे स्वतंत्रता और समानता ले लो, मानवता के आदर्श। मतलब जो फ्रांसीसी सैनिक खुद को मुक्तिदाता बता रहे थे, वो असल में वहाँ स्थानीय किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनका सामान छीन रहे हैं। ये आज़ादी का कैसा मजाक था। खैर, हर साम्राज्य का एक अंत होता ही है। नेपोलियन का भी पतन हुआ। 1813 में लिप्सिक की लड़ाई हारने के बाद पीछे हटते नेपोलियन को यहाँ एक थके हुए डाकिये के रूप में दिखाया गया है। उसके झोले से गिरते हुए ये पत्र उन सभी क्षेत्रों के नाम हैं जो उसने हार दिए थे। नेपोलियन भले ही हार गया हो, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा यूरोप छोड़ गया था जो हमेशा के लिए बदल चुका था। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचार अब लोगों के दिमाग में गहराई से बैठ चुके थे। अब इस बदले हुए यूरोप को समझते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप का सामाजिक ताना बाना। नेपोलियन के बाद यूरोप में एक बिल्कुल नई राजनीतिक सोच आकार ले रही थी। उस दौर का पूर्वी और मध्य यूरोप किसी विशाल पजल की तरह था। आज के जैसे स्पष्ट देश तब नहीं थे। जमीनी हकीकत हैब्सबर्ग जैसे बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों की थी। ये अलग अलग लोगों के समूह थे जिनकी भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं। उनके बीच कोई एक साझा राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। वो बस इसलिए साथ थे क्योंकि वो एक ही सम्राट के अधीन आते थे। इस बदलाव को समझने के लिए जरा सोसाइटी के वर्गों पर नजर डालते हैं। एक तरफ था भूस्वामी कुलीन वर्ग या एरिस्टोक्रेसी। इनके पास जमीनें थीं, पैसा था, लेकिन ये गिनती में बहुत कम थे और पुराने रूढ़िवादी तौर तरीके ही चाहते थे। दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण एक नया मध्यम वर्ग तेजी से उभर रहा था। इसमें व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग शामिल थे। और यही वो शिक्षित वर्ग था जो वास्तव में उदारवादी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के विचारों का असली इंजन बना। तो अब सवाल उठता है कि ये नया व्यापारिक मध्यम वर्ग 19वीं सदी में आखिर किस चीज के लिए लड़ रहा था? वो लड़ रहे थे उदारवाद या लिबरलिज्म के लिए। लिबरलिज्म लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है आज़ाद। वो चाहते थे हर इंसान के लिए स्वतंत्रता और कानून के सामने बिल्कुल बराबरी। निरंकुशता का अंत हो और एक ऐसी सरकार बने जो लोगों की सहमति से चले, जिसका एक संविधान हो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। कानून के सामने समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सबको वोट देने का हक मिल गया। यह शुरुआती यूटोपियन दृष्टिकोण असलियत में बहुत ही सीमित था। महिलाओं को और उन पुरुषों को जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी, राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह बाहर रखा गया था। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं गिने चुने पुरुषों तक सीमित था जिनके पास संपत्ति थी। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम वापस फ्रेडरिक सोरियू के 1848 के उसी चित्र पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो सपना जहां अलग स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच सच्चा भाईचारा हो, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन 19वीं सदी की इस पूरे उथल-पुथल ने साबित कर दिया कि एक राष्ट्र का निर्माण कितना पेचीदा और मुश्किल होता है। आज की आधुनिक दुनिया को देखते हुए एक बड़ा सवाल हम सबके मन में रह जाता है, क्या हमने वास्तव में सोरियू का वो स्वप्नलोक हासिल कर लिया है? या फिर राष्ट्रवाद आज भी उतना ही जटिल और विरोधाभासी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।